लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए देखते और सुनते हैं आज के कुछ अहम बयान। भारत सरकार ने चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि चीन के एयरपोर्ट्स पर इंडियन सिटीजन्स को सेलेक्टिव तरीके से निशाना न बनाया जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके हवाई अड्डों से गुजरने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से रोका या परेशान न किया जाए। भारत ने यह भी आग्रह किया कि चीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा से जुड़े नियमों और मानकों का पालन करे। अभी हम आपकी चिंताओं से वाकिफ हैं और साझा करते हैं। शंघाई हवाई अड्डे पर हाल ही में हुए घटना का इन्होंने जिक्र किया। इस सिलसिले में हम अपेक्षा करते हैं कि चीनी सरकार अधिकारी इस बात का आश्वासन प्रदान करें कि चीनी हवाई अड्डों से गुजरने वाले भारतीय नागरिक को किसी प्रकार का निशाना नहीं बनाया जाएगा, न ही मनमाने ढंग से उन्हें रोका जाएगा या परेशान किया जाएगा। और चीनी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रण करने वाले नियमों का पालन करेंगे। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिकों को सलाह देता है कि वो उचित सावधानी बरतें जब वो चीन की यात्रा कर रहे हों या चीन से वहां से गुजर रहे हों। इजराइल ने भारत सरकार से औपचारिक रूप से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। इजराइल ने कहा कि अगर भारत हमास को आतंकवादी संगठन के तौर पर मान्यता देता है तो ये साफ संकेत होगा कि नई दिल्ली हमास की वास्तविक गतिविधियों को पहचानती है और ये सुनिश्चित करेगी कि भारत की जमीन पर इस संगठन की कोई गतिविधि न हो। इस बीच थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले से ही हमास को आतंकवादी संगठन बता चुके हैं। आईआईटी मद्रास में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने हमास को लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे संगठनों के साथ जोड़ा जो भारत के लिए स्थायी खतरा हैं। ये पहली बार है जब इंडियन आर्मी चीफ ने सार्वजनिक रूप से हमास को आतंकवादी संगठन कहा जो यूएन की सूची में शामिल नहीं है। Demography is concerned that the fourth D I was talking about is of course which are the principal players in this complete thing? The terrorist groups, Hamas, LET, now TRF, now some more names which are coming up. They will be permanent part, at least the India is concerned. Militias, we have Wagner Group, and now recently Myanmar has issued a thing that you can have the private army operating there with 25% from the foreign. We have so many others also, you are aware. प्रियंका गांधी ने संसद में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर बहस सिर्फ देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार देश से आज की सच्चाई छिपाना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि संसद में पेपर लीक, बेरोजगारी, आरक्षण, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा और आम जनता की समस्याओं पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। महोदय, आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है। पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ जो हो रहा खिलवाड़ है उसकी चर्चा हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बात होगी, बड़े बड़े ऐलान होंगे, मगर उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम यहाँ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इन्हीं दरवाजों के बाहर खड़े होकर पत्रकार तरह आपने कहा कि आरोप मत लगाइए बगैर तथ्य के, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, आप उधर की बात मत बोलो। आप जल्दी से बोल लेते हो, सदन में जो कुछ भी बोले हैं वो तथ्यों से बोले। आपको हर चीज ऑथेंटिक करनी पड़ेगी, इसलिए आप तथ्यों से बोले। अच्छा सर, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए,
हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर दिए गए संबोधन पर कहा कि ऐसे ऐतिहासिक विषयों पर चर्चा के दौरान विपक्ष को भी अपनी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम के 100 वर्ष पूरे हुए थे तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस समय इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। सर, आज चर्चा वंदे मातरम के प्रधानमंत्री ने की, लेकिन राहुल जी नदारद दिखे वहाँ पे। मुझे लगता है वंदे मातरम जिसने न केवल ब्रिटानिया हुकूमत की उस जंग आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों को एक सूत्र में, जिस ब्रिटानिया हुकूमत ने इस वंदे मातरम को प्रतिबंध किया, इस वंदे मातरम के कहने वालों के ऊपर, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, 150 लोगों को, सन्यासियों को एक दिन शहीद कर दिया, ऐसे उस वंदे मातरम ने आज भी न केवल देश की आज़ादी में उसने भारत में दिलाई, बल्कि आज भारत के विकसित भारत प्रधानमंत्री के संकल्प को भी आज ये एक ऊर्जा है, ये कोई एक राष्ट्रीय गीत नहीं है, कोई नेशनल, बल्कि ये भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ियों की। और ऐसी चर्चा में जब नेता सदन बोल रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष का रहना एक मर्यादा होती है, संसदीय परंपरा। कितनी बार नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको सुनते हैं, और ऐसे इससे साफ है कि जो वंदे मातरम के स्टैंजा काटे गए, जो वंदे मातरम के प्रति कांग्रेस में जिस तरीके से रवीन्द्रनाथ ने गाया, उसके बाद फिर इसका विरोध हुआ, मुस्लिम लीग को उस पर तुष्टीकरण किया नेहरू ने। आज मुझे लगता है कि 100 साल जब पूरे हुए थे, जैसी भी कांग्रेस की सरकार थी उस समय चर्चा भी नहीं हुई, और आज 150 साल पे उस वंदे मातरम को, आने वाली पीढ़ियों को उस वंदे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक सामूहिक विवाह समारोह के दौरान जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर दंपति को सिर्फ 1 या 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। सिद्धारमैया ने कहा कि भारत अब जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकल चुका है, इसलिए आबादी को नियंत्रित करना समय की जरूरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में नक्सलवाद के खात्मे की बात कही है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक मुहिम जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जनवरी 2026 तक प्रदेश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में देश भर में नक्सल के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, मध्य प्रदेश सरकार भी डे फर्स्ट से इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ी है। विगत 2 वर्ष में हमारे 3 जिले मोटे तौर पर नक्सल प्रभावित माने जाते थे, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। बीते वर्ष में हमारी पुलिस बल की ताकत के भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमने क्रमशः डिंडोरी, मंडला को पहले नक्सलवादी गतिविधियों से मुक्त किया था, बाद में बालाघाट की भी गंभीरता के मामले में लगातार सफलता के बलबूते पर, जिसके कारण से अकेले 2025 में 10 हार्डकोर नक्सलियों को मारने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश पुलिस ने बनाया है। इसी का परिणाम रहा कि लगातार सतत महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ भी नक्सली मूवमेंट चल रहा है, लगातार सब संयुक्त प्रयास के आधार पर 1 नवंबर को सुनीता ने हमारे यहाँ सरेंडर किया। ये पहला सरेंडर था जिसको 17.5 लाख का इनाम उस पर था। आज 10 अलग अलग नक्सलियों ने, जिनके ऊपर क्रमशः 62 लाख का इनाम तो सुरेंद्र, कबीर और राकेश ओडी पे था, और बाद के भी देहरादून में होमगार्ड के स्थापना दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवा के अरपोरा में एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों, खासकर उत्तराखंड के लोगों के प्रति वे हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। फ्यूचर में क्या प्लान है? देखिए, आज सबसे पहले तो
होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को जो अनवरत रूप से हमारे अनेक राज्य के अंदर होने वाले कार्यक्रमों को, चार धाम यात्रा को, कुंभ, कांवड़ और अन्य आयोजन, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करवाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं उन सभी को आज बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और होमगार्ड्स के जवान हमारे हर कठिन परिस्थिति, कोई स्थिति हो, उस स्थिति में मौके पर अपना योगदान देते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारी सरकार सभी होमगार्ड्स के जवानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर कुछ घोषणाएं की हैं जो निश्चित रूप से हमारे इन सभी जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे और उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़े, उनका मनोबल ऊंचा रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा हमेशा आगे भी। सीएम सर, कल गोवा में भी जिस तरीके से हादसा हुआ, आपने भी फोन पर बात करी और उत्तराखंड के भी इसमें कुछ निवासी हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे हादसे को? बहुत दुखद हादसा हुआ है और उसमें जो उत्तराखंड के हमारे पारिवारिक जन, जिनके बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है, मैं उन सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुनी। योगी ने प्रत्येक व्यक्ति से संवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज के आध्यात्मिक नेतृत्व के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया और कहा कि उनका जीवन समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पण का प्रतीक है। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने अपनी शिक्षाओं से न केवल गुजरात बल्कि पूरे विश्व में शांति, सेवा और सौहार्द का संदेश दिया है। ये गुणों केवी रीते आपणामां उतरे एना माटेनो प्रयत्न हूँ मानु छुं। त्यां सुधी अहींयाथी घणा बधा आजे अहींयाथी घेर जशे त्यारे लईने जशे कि आ गुणों आपड़ा जीवन में केवी रीते उतारी शकाय। घणा बधा अहींया बेठेलाए आज गुणों अंदर पोताना जीवन में उतार्या पण छे। जे सत्संगी छे, जे अहींया रेग्युलर आवता होय, ए बधाना जीवन में धीमे धीमे आ सेवा भाव, आ गुणों ए एमना सेवा थकी आपणने जोवा मळे। જ્યારે જ્યારે પ્રોગ્રામમાં તમે આવો તો એમાં સેવા કરવાવાળા હરિભક્તો તમે કોઈક દિવસ એમને પૂછો ત્યારે ખબર પડે। અહીંયાથી હમણાં બતાવતા હતા દેશ અને દુનિયાના લોકોએ આ સેવા જોઈ છે અને સેવામાંથી ગુણ પણ જોયા છે કે સહેજ પણ માન વગર સેવા કેવી રીતે થાય એ આપણે હરિભક્તોમાંથી જોવું પડે। અને હરિભક્તોના આ ગુણ ક્યાંથી આયા? તો એ આપણે એવું કહી શકાય કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને એમના સાનિધ્યમાં રહેવાથી અહીંયા ઘણા। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.